तो नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा, स्वस्थ होगा, मस्त होगा। तो चलिए आज के इस सेशन में क्लास 12 के पहला जो यूनिट अभी हम लोग पढ़ रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आज हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए डेरिवेशन सीखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबा होने वाला है, इसलिए आज पेशेंस बना के रखेंगे। सीखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को देखिए, और एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जाकर रील को देखिए। आप अपने भविष्य को बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, अगर आप खुद के लिए समय नहीं निकाल सकते हैं आधा से 1 घंटा के लिए, तो फिर मैं क्या ही कहूंगा। जाइए आप कोई कॉमेडी वाला वीडियो देखिए, 10 मिनट के लिए मजा आएगा, फिर पूरी जिंदगी भर सजा आएगा। ये वीडियो में आपको समय देना पड़ेगा, कॉपी और पेन लेकर बैठना पड़ेगा, तभी जाकर के आप समझ पाओगे, अन्यथा नहीं समझ पाओगे। तो चलिए आज के सेशन में बात क्या करेंगे। सबसे पहले ये प्रश्न पे आते हैं हम लोग कि प्रश्न क्या है। देखिए आज का प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। प्राप्त करना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपने इस वीडियो को आज पूरा देख लिया तो यकीन मानिए कि 2026 के बोर्ड में 5 अंक के ये प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, मतलब 5 अंक आपके मिलने वाले हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम लोग प्राप्त करेंगे। देखिए इस व्यंजक को प्राप्त करने के लिए ये वही समझ सकता है जो इससे पहले वाले 2 वीडियो देखा। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति का तीव्रता, और दूसरा विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति का तीव्रता। अगर ये 2 वीडियो देखा हो तभी जाकर के इस वीडियो को समझ पाओगे, अन्यथा सबसे पहले उस वीडियो को जाकर के देखो, तब ये इस वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा। देखिए आज विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर तीव्रता हम लोग निकालने जा रहे हैं। चलिए उसको निकालने से पहले हम लोग एक बना लेते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या बना लेते हैं? विद्युत द्विध्रुव हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, यहां पे बना देता हूं विद्युत द्विध्रुव, यहां पे। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव बना देते हैं यहां पे हम लोग, है ना। यहां पे चार्ज हम ले लेते हैं -Q, और यहां पे चार्ज ले लेते हैं +Q। 2 समान आवेश किंतु विपरीत प्रकृति की हो और अति अल्प दूरी पर हो तो आवेश की इस निकाय को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, नाम भी दे देते हैं, इसका ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है बीचों बीच, जिसको हम लोग O कहते हैं, है ना। मान लेते हैं कि हम लोग ना अब अक्षीय निकाल रहे हैं ना निरक्षीय निकाल रहे हैं, बल्कि किसी भी बिंदु पर निकाल रहे हैं। मैं मान लेता हूं कि मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूं। यहां पर एक पॉइंट है, माना कि C नाम की एक पॉइंट है, जहां पर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जहां पे क्या निकालना है सर? हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं अगर मेजरमेंट करूं तो मुझे लगता है कि यहां से इसकी जो दूरी है, C की जो दूरी है, वो मैं मान के चलता हूं कि ये दूरी है R। ये दूरी कितनी है? R। ठीक है सर। अब अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछोगे सर? मैं अगर आपसे पूछूं कि ये विद्युत द्विध्रुव है, बोलोगे हाँ विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव से R दूरी यानी बिंदु C पर आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पे इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना? E का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना। आप कहोगे जी सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हमें निकालनी है। और ये कौन सी स्थिति? आप बोलोगे अन्य स्थिति में। मान लेता हूं कि यहाँ पे जो एंगल बना रहा है ये थीटा बना रहा है। कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2 वेरिएबल राशि है, 2 वेरिएबल क्वांटिटीज है। वेरिएबल्स मतलब क्या होता है? ऐसा राशि जिसका मान को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे एक तो R का मान चेंज कर सकते हैं, कम ज्यादा। R यहां लेने की वजह हम अगर R यहां लें तो कम हो जाएगा, R यहां लेने की वजह हम R यहां लें तो R का मान बढ़ जाएगा। यानी R क्या? वेरिएबल्स है। और थीटा भी वेरिएबल्स है। थीटा को हम चाहे तो इसको घुमा के यहां ला सकते हैं, थीटा चाहे तो हम 90 डिग्री ले सकते हैं, थीटा चाहे तो हम इधर और ले सकते हैं। मतलब यहाँ 2 राशि वेरिएबल्स है। कौन कौन राशि है? एक तो R है, एक तो
यहां लिख दूं, एक तो आर है और दूसरा क्या है, थीटा है। इसीलिए कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु की बजाय आपको लिख देगा आर कोमा थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो आर कोमा थीटा का मतलब हुआ, आर का मतलब हुआ कि ये चेंज हो सकता है, ये वेरिएबल राशि है, और थीटा का मतलब क्या हो गया कि कोण भी आप चेंज कर सकते हैं। देखो जब तक पूरी वीडियो आप वॉच नहीं करोगे ना, मजा नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट समझाने में वक्त जाता है यार। 5 मिनट में कोई मैं निंजा टेक्निक सिखाने के लिए यूट्यूब पे नहीं। अगर 5 मिनट में कोई निंजा टेक्निक्स ना, जाके दूसरे चैनल पर देखो भाई, हम ट्रिक्स नहीं पढ़ाते, हम कंपटीशन पढ़ाने वाले नहीं, ट्रिक्स पे नहीं चलता ये सब चीज। कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तब तक समझ में नहीं आएगी डेरिवेशन, है ना। देखो ये विद्युत द्विध्रुव और हमें किसी स्थिति में निकालना। देखो इसको बनाने के लिए ना कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपको 1 नंबर में ये बात समझना है। क्या समझना है, ध्यान दीजिएगा। आपको समझना है कि विद्युत द्विध्रुव जो है, क्या बाबू, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति किसको कहते हैं, ये बात आपको समझना पड़ेगा। अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है, मतलब समझ जाइए, है ना। जैसे यहां पर एक विद्युत द्विध्रुव अगर मैं बनाऊं, ये विद्युत द्विध्रुव है, मान लो -q + q, है ना। तो अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है, अक्षीय स्थिति का मतलब हुआ, सबसे पहले अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति कैसे निकलता है ये बात समझिए। इसको निकालने के लिए आपको समझना पड़ेगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, P की दिशा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी मैंने पढ़ाया है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा अगर आप समझ जाते हो ना, P की, तो यकीन मानिए कि आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि अक्षीय स्थिति किसको कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव P की जो दिशा होती है ना, वो माइनस से प्लस की ओर होती है। किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर। यानी ये -q है और ये +q है, तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हो कि विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा है वो ये होगा, ये P की दिशा है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या हो गई, माइनस से प्लस की ओर। जब आप विद्युत द्विध्रुव की दिशा आप समझ जाते हैं तब आपको अक्षीय और निरक्षीय स्थिति सब समझ में आता है। अगर विद्युत द्विध्रुव के दिशा में अगर कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे विद्युत द्विध्रुव की दिशा ये है, और अगर हम यहां निकालना चाहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको बोलेंगे अक्षीय स्थिति। फिर से सुनिएगा मैं क्या बोला, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में अगर हम निकालते हैं किसी बिंदु पर, तो उस स्थिति को कहा जाएगा अक्षीय स्थिति। क्या बोला जाएगा, अक्षीय स्थिति। तो विद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या है, माइनस से प्लस की ओर। इस डायरेक्शन में किसी पॉइंट पे यहां निकालिए या यहां निकालिए या यहां निकालिए, तो इसको बोला जाएगा विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। क्या बोला जाएगा, अक्षीय स्थिति बोला जाएगा, ठीक है। और अक्षीय स्थिति के लिए तीव्रता यानी कि ई अक्षीय हम लोग पहले से ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हम लोग पिछले वीडियो में ई अक्षीय का मान निकाल चुके हैं, जिसमें आया था, क्या आया था, अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला निकाले थे जब हम लोग, तो उसका मान आया था, क्या आया था, K × 2P/RQ। हम लोग ऑलरेडी ये चीज निकाल चुके हैं, K 2P/RQ अक्षीय स्थिति निकाल चुके हैं। अच्छा एक बात पूछूं मैं आपसे, मान लो कि एक विद्युत द्विध्रुव में बना दो, इस तरह से विद्युत द्विध्रुव बना दो, ये -q है, ये +q है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ मुझे कि इसके लिए अक्षीय स्थिति क्या होगा। आप बोलेंगे सर सिंपल बात है, अक्षीय स्थिति बताना बहुत सिंपल बात है। सबसे पहले हम चेक करेंगे सर कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहां है हमारा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा माइनस से प्लस की ओर, यानी कि ये हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होगा। अब मैं पूछूंगा अक्षीय स्थिति बताओ सर, इसी के डायरेक्शन में अगर हम लेते हैं सर, इसी के डायरेक्शन में हम लेते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो हमारा क्या कहलाएगा सर, अक्षीय स्थिति कहलाएगा सर। और अक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला होता है सर K 2P/RQ। मैं बोलूंगा कि अक्षीय स्थिति अब आपके दिमाग में चला गया होगा कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसके अनुदिश में कोई भी पॉइंट हम लेते हैं तो उसको कहेंगे अक्षीय स्थिति, ठीक है सर। अब जरा मैं अगर आपसे पूछूं कि निरक्षीय स्थिति क्या होता है, बोलोगे सर निरक्षीय स्थिति तो अभी नहीं समझते हैं। आइए अब आपको मैं दूसरी बात, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति की बात मैं आपको बताता हूं। क्या बताता हूं, निरक्षीय स्थिति की बात बताता हूं, ठीक है। देखिए वक्त लगेगा, थोड़ा समझना है कॉन्सेप्ट तो वक्त लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। निरक्षीय स्थिति क्या है, बस करना क्या है, सबसे पहले एक आपको विद्युत द्विध्रुव बना लेना है। चलिए मैं बना लेता हूं -q
प्लस क्यू। फिर से आपको वही करना है, सबसे पहले ढूंढना है। क्या ढूंढना है साहब? आपको सबसे पहले यह ढूंढना है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या है। सर वो तो जानते हैं माइनस से प्लस की ओर होता है। सर ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। मैं बोलूंगा बहुत जबरदस्त, यानी ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं ये विद्युत द्विध्रुव की दिशा हो गया। और इससे आप 90 डिग्री लोगे। 90 डिग्री कैसा होगा? ऐसा। अगर मूल बिंदु से आप 90 डिग्री लेते हो, मतलब कहने का मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के आप 90 डिग्री पर कहीं निकालते हो, जैसे यहां निकाल रहे हो, तो आप देखिए यहां कितना डिग्री बना रहा है, इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर आप 90 डिग्री लेके किसी भी बिंदु पर लेते हो तो इस स्थिति को कहेंगे निरक्षीय स्थिति। क्या कहेंगे? निरक्षीय स्थिति। और ई निरक्षीय यानी निरक्षीय स्थिति के लिए भी व्यंजक हम लोग लास्ट वीडियो में निकाल चुके हैं, जिसका मान आया था KP/RQ, यानी इसमें दुगना था और इसमें सिर्फ KP/RQ था। अच्छा बताइए डियर, एक बात पूछूं मैं आपसे, मैं थोड़ा तिरछा कर दूं, लो ऐसा मैं कर दूं विद्युत द्विध्रुव को, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू कर दूं। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए निरक्षीय स्थिति क्या है? सर सिंपल बात पूछ रहे हो सर, क्या ये सब पूछ रहे हो? सर सबसे पहले देखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर। सर ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के डायरेक्शन। मैं बोलूंगा बहुत जबरदस्त। सर यहां से 90 डिग्री हमें लेना है। सर ये 90 डिग्री, सर यहां पे अगर हम निकालते हैं तो ये कहलाएगा निरक्षीय स्थिति। बहुत बढ़िया। तो अक्षीय आपने समझ लिया, निरक्षीय आपने समझ लिया। आपको बधाई हो कि आधा बाधा आपने पार कर लिया, आधा तो टेंशन आपके मुक्त हो गए साहब। अब आपको मेन प्लेटफॉर्म पे मैं लेके आता हूं। अब आ जाइए अन्य स्थिति की बात करता हूं। अब किसकी बात करता हूं? अन्य स्थिति की। ये हमारा अन्य स्थिति की सिचुएशन है। बस मैं आपसे कुछ गिने चुने सवाल पूछूंगा। ये विद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा कि बाबू इसका ना, ये जो बनाए हो, इसका आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा बताइए। सर सो सिंपल सर, ये बात हमसे पूछ रहे हो आप, माइनस से प्लस की ओर। मैंने बोला ठीक है, चलो आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं। ये किसकी डायरेक्शन हो गया भाई? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के डायरेक्शन हो गया। मैंने बोला बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया आपने बताया। P की ये क्या हो गई? डायरेक्शन हो गई। बहुत बढ़िया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे ना इस P का घटक करना, कंपोनेंट समझते हैं? कंपोनेंट नहीं समझते? देख लीजिए यहाँ पे घटक मैं समझा दे रहा हूं। घटक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब होता है बंटवारा, है ना। जैसे मान लीजिए एक राशि कोई है x नाम की, और ये मान लिया जाए कि ये एक कंपोनेंट है इसके साथ ये थीटा कोण बना रहा है, कोई एक लंब है। तो इसकी मान अगर निकालने बोले x का, तो कोण के तरफ लेंगे तो इसके साथ cos थीटा लग जाएगा, यानी x cos थीटा हो जाएगा। और कोण के विपरीत लेंगे तो ये हो जाएगा x sin थीटा। ठीक बात। बहुत सारे बच्चा को कंपोनेंट समझ में नहीं आया होगा, मैं एक बार फिर से बताता हूं। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? बंटवारा। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि एक्सिस बना देता हूं मैं पहले, ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष, ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एक पॉइंट है हमारे पास, एक राशि हमारे पास है, मान लो m नाम की राशि है। मैं आपसे पूछूं कि m x के साइड है कि y के साइड है? सोच के बोलिए, m x के साइड है या y के साइड है? माने x अक्ष में m का मान है या y अक्ष में m का मान है? आपका जवाब होगा सर m जो है ना वो x के तरफ है और ना ही वो y के तरफ है। तो x में भी है, y में भी है, लेकिन अब मेरा मर्जी कर रहा है कि मैं m का मान x के तरफ कितना अलग करूंगा, y के तरफ कितना मैं अलग करूंगा। पहले सवाल है कि ये जो m है ना, वो बताइए m x के साइड कितना है और y के साइड कितना है। तो आपका जवाब आएंगे सर ना m जो है ना x के साइड है ना y के साइड है, सर दोनों के बीच में है। लेकिन मैं चाहता हूं फ्रेश करना कि m तुम x के तरफ कितना हो और m तुम y के तरफ कितना हो। इस बात को कहते हैं घटक करना। घटक माने कंपोनेंट करना, माने बंटवारा करना। तो इसको करने के लिए सबसे पहले यहां पर एक एंगल लेना पड़ेगा। माना कि मैंने एंगल ले लिया थीटा, माना कि मैंने एंगल कितना ले लिया? थीटा। अब थीटा जब ले लिया तो m का अगर मैं x के साइड निकालो कि m जो है वो x के तरफ कितना है, तो कहता है कि m के साथ लग जाएगा cos थीटा। माने अगर कोण के तरफ आपने लिया तो लग जाएगा cos थीटा। अब कोण के अगर आपने विपरीत लिया तो यही m के तरफ, y के तरफ इसका मान हो जाएगा m sin थीटा। मतलब ये m जो है वो दो भागों में बटे हुए हैं। m x के तरफ कितना अपना हिस्सा शेयर करता है? m cos थीटा। और ये m y के तरफ अपना कितना हिस्सा शेयर करता है? m sin थीटा। यानी m का दो हिस्सा हो गया, इसको दो बार
पार्ट में बांट दिए हैं, x अपना हिस्सा ले लिया m cos थीटा और y अपना हिस्सा ले लिया y sin थीटा। लेकिन यही सीन चेंज हो जाएगा अगर मान लिया जाए कि m इसके साथ जो थीटा बनाया इसके बजाय अगर इसके साथ थीटा बनाया होता तब बंटवारा करते, तो थीटा इसके साइड है तो इसके साइड है तब इसका हिस्सा हो जाता m cos थीटा और इसके विपरीत लेते तब हो जाता m sin थीटा। यानी ये बंटवारा करने का तरीका। मैं उम्मीद करता हूं कि अब घटक आपके समझ में आ गए होंगे। अगर घटक समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताना। मैं संडे को एक डाउट वीडियो बनाऊंगा जिसमें यही सब टॉपिक कवर कर दूंगा। अगर डाउट हो तो समझ गए होंगे तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब ये P का हम करना चाहते हैं घटक। भैया क्या करना चाहते हैं? घटक करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखिए एक ठो लंब खींचा हुआ है, ये मान लेते हैं, ये इसका जो है ये अपन मान लिया कि ये इसका ये y एक्सिस है इसका ये P का, तो इसके एक एक्सिस और खींचना पड़ेंगे मुझे ऐसे करके। ये इसको बढ़ा दूं इधर। अच्छा, उनको ग्रीन पेन से ही बढ़ाता हूं ताकि ज्यादा स्पष्ट हो। ये इसको मैं इधर बढ़ा दिया। ठीक है, ये हो गया एक। किसके लिए? P को। देखो P को सिर्फ, और मैं इधर से भी एक घटक कर देता हूं। इसको अलग पेन से करते हैं ना, इसको अलग पेन से करते हैं। मैं इधर कर दिया। देखो मैंने क्या किया, दो एक्सिस बना दिया। एक ऐसे खींच दिया है ग्रीन पेन से, ऐसे एक ऐसे खींच दिया है। ठीक है, और एक जो है एक मैंने ऐसे खींचा है। इस वाले पार्ट को देखो, इसको ढक देते हैं, इस वाले पार्ट को सिर्फ देखो। ठीक है, तो ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। एक तरह से सोच के देखो तो अब बीच के एक राशि हमारे पास P है जो कि यहां पर एंगल बना रहा है थीटा। बस फर्क क्या है कि वो सिर्फ अभी जो मैंने समझाया उसको सीधा खींचा था ऐसे करके, और इसको थोड़ा घुमा के खींचा है, लेकिन खींचा वही है। ठीक है, बात समझिए। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस आपका हो गया और ये वाई एक्सिस, ये वाला मान लो जो एक्स एक्सिस और ये मान लो वाई एक्सिस। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि P का मान, P का बंटवारा करना हमको, किसका बंटवारा करना गुरु? P का बंटवारा करना है। P का थीटा के तरफ, ये ग्रीन पेन के तरफ थीटा के तरफ बोले तो इसका कितना हिस्सा साझा होगा? आप बोलोगे सर P cos थीटा होगा, क्योंकि कोण के तरफ ले रहे हैं तो cos होगा। तो ये P है, ये वाला क्या है? ये लाइन जो है P है। P का इसके तरफ करें तो बाबू रे इसके तरफ क्या बनेगा? इसके तरफ P का मान कितना आ जाएगा? P cos थीटा। क्यों लिखे P cos थीटा? इसलिए लिखे P cos थीटा क्योंकि ये कोण के तरफ है और ये कोण के विपरीत है, ये कोण के अपोजिट साइड है। तो इसके x के तरफ P कितना बढ़ के आएगा? x के तरफ आएगा P sin थीटा। x के तरफ कितना बढ़ के आएगा साहब? P sin थीटा आएगा सर। यानी इसके तरफ अगर मैं पूछूं कि P का मान बताओ तो आप बोलोगे सर P sin थीटा आएगा। इधर पे P sin थीटा आएगा। यानी P का बंटवारा कर दिए, किधर किधर? इस P का दो भाग बट गया, एक हो गया इधर y एक्सिस के तरफ और एक इधर x एक्सिस के तरफ। P इधर चला गया कोण के तरफ तो P cos थीटा कोण के साइड, और कोण के विपरीत लिए तो P sin थीटा हो गया। ये वीडियो अगर यहाँ ये पॉइंट अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो वीडियो को रिमाइंड करके देखो कि मैंने क्या बताया है ना। अब जरा इसको मैं रिमूव करता हूं। अब आधा ज्यादा काम हो चुके हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब जानते हुआ क्या यार, P जो होता है ना, P कब होता है? अब तुमसे पूछता हूं मैं, P कब होता है बताओ? कौन बताएगा P कब होता है? सर मैं तो जानता हूं P तब होता है जब विद्युत द्विध्रुव होता है। जैसे देखो यहाँ विद्युत द्विध्रुव था -q + q, तब इसका एगो P बना। यहां पर भी था सर -q + q, तब सर इसका P बना। यानी P तभी बनेगा जब विद्युत द्विध्रुव होएगा। अब तुम ध्यान दो तो यहाँ पे दो नया विद्युत द्विध्रुव बना। अब इसको भूल जाओ, ये वाला जो पुराना विद्युत द्विध्रुव था भूल जाओ। क्यों? क्योंकि P से हम निचोड़ लिए, P का मान ले लिए हम। अब दो विद्युत द्विध्रुव बन गया। अब आप कहोगे सर वो कैसे बना? एक तो देखो ये ग्रीन पेन वाला विद्युत द्विध्रुव बन गया। कैसे? P cos थीटा आ गया। तो P आ गया तो P क्यों आता है? कब आता है P यानी विद्युत द्विध्रुव आगमन। विद्युत द्विध्रुव आगमन उसी का हो सकता है जो विद्युत द्विध्रुव है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये विद्युत द्विध्रुव है -q + q, तब इसका P वैल्यू आया। यहाँ -q + q तब P वैल्यू आया। वहां जो जा रहे हैं यहाँ -q + q तब P वैल्यू आया। और जब इसका P वैल्यू हम दे रहे हैं और इस लाइन का हम P वैल्यू दे रहे हैं, इसका मतलब है इसका मतलब है कि जब इसको P दे रहे हैं, इसका मतलब है ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है और यहाँ भी P है, मतलब ये भी विद्युत द्विध्रुव है। ये दो विद्युत द्विध्रुव बन गया, नया विद्युत द्विध्रुव। इसको भूल जाओ। अब ये दो नया विद्युत द्विध्रुव बना, इसको मैं बोलता हूं नयका विद्युत द्विध्रुव को A' B', नया विद्युत द्विध्रुव है। ओए होए। और ये भी एक नया विद्युत द्विध्रुव बना, इसको बोलेंगे A"
बी डबल डैश। अभी ए बी को भूल जाओ, ए बी जो विद्युत द्विध्रुव था भूल जाओ। अब नया बन गया हमारे पास ए डैश बी डैश और ए डबल डैश बी डबल डैश, दो विद्युत द्विध्रुव बन गया। कैसे आप समझ रहे हैं? पी कॉस थीटा है तो विद्युत द्विध्रुव ही तो है। ये पी साइन थीटा, पी किसका होता है? विद्युत द्विध्रुव का होता है। अब चलिए दोनों का देखते हैं। सबसे पहले ए बी का देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव ए डैश बी डैश के कारण बिंदु सी पर, कहां पे? बिंदु सी पर क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कहने का मतलब कि अब इस विद्युत द्विध्रुव के वजह से देखते हैं सी पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगा। ध्यान देंगे यहां पे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, पॉइंट हमारा कहां निकालना है? सी पर निकालना है भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत द्विध्रुव कौन है? ये है कौन? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये है। और हमें निकालना कहां है? यहां निकालना है। ठीक है, आप बताइए, ये हो गया माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये विद्युत द्विध्रुव के डायरेक्शन है। ये देख लो विद्युत द्विध्रुव का डायरेक्शन है, पी कॉस थीटा इधर ही है। और अभी मैंने क्या बताया कि विद्युत द्विध्रुव के दिशा में अगर कोई पॉइंट लेते हैं, विद्युत द्विध्रुव के दिशा में कोई पॉइंट लेते हैं तो कौन सी स्थिति होगी? अक्षीय स्थिति। यानी कि ए डैश बी डैश के इस दिशा में ही ले रहे हैं हम, सी पॉइंट को यहां पे ले रहे हैं, ए डैश बी डैश की दिशा में ले रहे हैं। यानी इस वाले विद्युत द्विध्रुव के लिए ये कौन सा पॉइंट हो गया? अक्षीय स्थिति हो गया। यानी कि इसके वजह से जो तीव्रता उत्पन्न होगा, यानी E1 की अगर मैं बात करूं इसके वजह से, तो वो क्या उत्पन्न होगा? और अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला होता है K2P बटे RQ। क्यों अक्षीय स्थिति ले रहा हूं? क्योंकि ये अक्षीय स्थिति में ही है। अच्छा, लेकिन P में लेता तब जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता तब, लेकिन अब P तो रहा नहीं। अब क्या हो गया? P का मान अब क्या हो गया? P cos थीटा। इस सिचुएशन के लिए P का मान क्या हो गया? P cos थीटा। तो यहां पे मैं क्या यूज करूंगा? P cos थीटा यूज करूंगा। चलिए भैया, एक C के वजह से हो गया। अब बात करते हैं दूसर का विद्युत द्विध्रुव के वजह से कितना तीव्रता उत्पन्न होगा, ये देखते हैं। यानी कि किसके वजह से? विद्युत द्विध्रुव ए डबल डैश बी डबल डैश के कारण, ए डबल डैश बी डबल डैश के कारण सी पर, कहां पर? सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान दीजिएगा। E2 निकालते हैं, कहां है? देखिए ए डबल डैश बी डबल डैश, ये है क्या है? ये डायरेक्शन है। और इसके मूल बिंदु से 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री पर ले रहे हैं। तो बताइए इस विद्युत द्विध्रुव के लिए, यहाँ पे ए डबल डैश, इस विद्युत द्विध्रुव के लिए ये कौन सा स्थिति है? यहाँ देखिए, ये विद्युत द्विध्रुव के लिए 90 डिग्री पर कौन स्थिति होता है? निरक्षीय। यानी कि इसके लिए ये पॉइंट क्या है? इस विद्युत द्विध्रुव के लिए ये पॉइंट क्या है? निरक्षीय स्थिति है। तो निरक्षीय स्थिति, फॉर्मूला निरक्षीय के लिए क्या होता है? KP बटे RQ, KP बटे RQ। लेकिन P नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? P हमारा विद्युत द्विध्रुव इसका है, ना कि इसका। इसका कितना? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा। तो P के साथ क्या लग जाएगा? साइन थीटा। अगर आप देखें ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के बीच में एंगल देखें, ये पूरा एंगल देखोगे ना तो गुरु 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। यानी अब E1 और E2 का परिणामी सदिश निकलेगा। E1 और E2 का क्या निकलेगा? परिणामी सदिश। तो परिणामी सदिश निकालने के लिए पिछला वीडियो में भी मैंने बताया था, परिणामी तीव्रता का सूत्र होगा E बराबर रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। हाँ, cos थीटा। ध्यान देंगे, E बराबर रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और cos थीटा का जब कितना डिग्री? 90 डिग्री। और याद रखिएगा cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, ये पूरे को क्या कर देगा? 0 कर देगा। यानी कि यहां से पूछे तो क्या बचेगा? E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर बचेगा। यानी परिणामी सदिश E बराबर बात करें तो E1 का मान कितना था सर? E1 का मान है K2P cos थीटा बटे RQ। आइए तो लिखते हैं 2, आगे करते हैं 2KP बटे P cos थीटा बटे RQ, है ना। पूरे का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर प्लस इसका मान कितना है? देखिए तो E2 का मान कितना है? KP sin थीटा बटे RQ।
के पी साइन थीटा बटे में आर क्यू का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आराम से हम लोग, चिंता नहीं करना है ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, जबरदस्त। अब ध्यान दीजिएगा, ई बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ई बराबर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये के का स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटे में ये आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे आर क्यू का होल स्क्वायर। जो कॉमन आ रहा है पहले कॉमन ले लेते हैं ना, तो ई बराबर रूट अंडर कॉमन क्या आएगा, कॉमन देखिए आ रहा है के स्क्वायर, ले लेते हैं कॉमन के स्क्वायर पी स्क्वायर और कुछ कॉमन है नहीं, कॉमन है। अच्छा अंदर में क्या बच जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बच गया अंदर में। बटे में क्या है, बटे में जोड़ देंगे, लघुत्तम ले लेंगे तो सेम आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आर क्यू का स्क्वायर। देखिए जिसका स्क्वायर है रूट से बाहर चला जाएगा, ई बराबर के बाहर पी बाहर आर क्यू बाहर, क्योंकि स्क्वायर में है तो आर क्यू बाहर, अंदर बच गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान देंगे ई बराबर के पी बटे क्या हो जाएगा आर क्यू रूट अंडर 4 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा होगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान दें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है के पी बटे आर क्यू रूट अंडर, इसका मान कितना हो जाएगा 1, यानी 1 प्लस क्या बच गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। ये अन्य स्थिति के लिए व्यंजक निकल गया, किस स्थिति के लिए, अन्य स्थिति के लिए निकल गया। जरा मैं इसको नोट कर लूं, क्या आया अन्य स्थिति के लिए, किसी भी स्थिति के लिए ई बराबर फॉर्मूला क्या आया के पी बटे आर क्यू रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। जानते हैं इसका जादू देखोगे, जादू हैशटैग जादू देखोगे, जादू इस सूत्र का क्या जादू दिखाएंगे सर। देखिए जादू क्या है, आपको याद होगा थोड़ा, अक्षीय स्थिति के लिए हम लोग निकालते थे डेरिवेशन, जब किसका अक्षीय स्थिति के लिए जब डेरिवेशन हम लोग करते थे छोटू, तो क्या आता था मालूम है, ई बराबर अभी यूज भी किए थे, क्या आया था 2 ऐसे आया था, क्या आया था मालूम है ऐसे के 2p बटे आर क्यू आया था अक्षीय के लिए। जब निरक्षीय के लिए निकाले थे दूसरा वीडियो में, तब जानते हैं ई बराबर क्या आया था, तब आया था के पी बटे आर क्यू। जानते हैं अक्षीय स्थिति कब होता है, जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के सिद्ध में होता है, यानी 0 डिग्री एंगल पर, यानी यहाँ थीटा कितना होता है 0 डिग्री, और ये कब होता है जब थीटा 90 डिग्री होता है तब होता है। अब देखो जादू देखो अन्य स्थिति के लिए, यहाँ पर थीटा सिर्फ यूज करूंगा 0 का मतलब क्या होता है अक्षीय। अब देखना ये फॉर्मूला आ जाएगा अक्षीय के लिए, देखो ई बराबर के पी बटे आर क्यू रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, थीटा जब पर 0 लिया प्लस 1, तो के पी बटे आर क्यू रूट अंडर 3 इंटू कॉस 0 डिग्री का मान 1 और स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा प्लस 1, यानी के पी बटे आर क्यू रूट अंडर 3 गुना 1 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल 2, यानी के गुना 2p इसका मान 2 आएगा, आप बटे आर क्यू। मारो चोखा लिखो, हैशटैग चोखा। अक्षीय स्थिति वाला डेरिवेशन आ गया। अब एक और देख लो, निरक्षीय स्थिति का अगर निकालना चाहूंगा तो थीटा में कितना यूज करूंगा 90 डिग्री। आप देखना के ई बराबर के पी बटे आर क्यू रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर कितना 90 डिग्री प्लस 1। देखना अब ई बराबर के पी बटे आर क्यू रूट अंडर, इसका मान क्या हो गया 0 प्लस 1, यानी ई बराबर के पी बटे आर क्यू रूट अंडर 1, और ई बराबर के पी बटे आर क्यू और रूट अंडर 1 का मान 1 होता है, यानी ई बराबर के पी बटे आर क्यू। मारो चोखा, क्या बोलता है चोखा, क्या बोलता है चोखा, क्या बोलता है चोखा। यानी कि विद्युत द्विध्रुव के किसी भी स्थिति पर व्यंजक मैंने प्राप्त कर दिया। अब सब लोग कमेंट में लिख के जाएगा चोखा। तो आज का वीडियो यहां तक रहेगा, नेक्स्ट वीडियो अगले इंटरेस्टिंग पार्ट पे आने वाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करिए और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करिए। आपकी सपोर्ट की मुझे जरूरत है, आप सब सपोर्ट करेंगे तभी मेहनत करने का मन करता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।